नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन की। इस बार के उद्बोधन में कोई ऐसी नई बात नहीं थी जिससे कोई एक संदेश बहुत बड़ा जाता देश में। वही घिसी पिटी बातें थी जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा, लेकिन उसके पहले एक चीज़ जो पूरे देशवासियों को अजीब, वो ये कि जब 10 वर्षों के बाद अधिकृत नेता प्रतिपक्ष लोकसभा श्री राहुल गांधी जी समारोह में भाग लेने पहुंचे तो उनके बैठने की जो व्यवस्था की गई थी वो 5वीं पंक्ति में थी। और रक्षा मंत्रालय ने जो अपना स्पष्टीकरण दिया है, जब सोशल मीडिया पर पूरे देश में इस पर चर्चा हुई और टीका टिप्पणी हुई, तो रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ओलंपिक के खिलाड़ियों को आगे चूँकि बैठाना था, इसीलिए श्री राहुल गांधी जी को 5वीं पंक्ति में स्थान दिया गया था। यह स्पष्टीकरण शायद किसी के गले नहीं उतर सकता। ये तो अजीब बात है कि एक तरफ सामान्य शिष्टाचार का पालन नहीं किया जाए। क्या हम लोगों ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में कभी भी लाल किले में समारोह में कभी भी हम लोगों ने नहीं देखा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब नेता प्रतिपक्ष थे, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी नेता प्रतिपक्ष थे, या श्रीमती सुषमा स्वराज नेता प्रतिपक्ष थे, मुझे नहीं लगता कि उनको 5वीं पंक्ति में कभी बैठाया गया हो। ये तो सामान्य शिष्टाचार की बात है कि नेता प्रतिपक्ष का दर्जा चूँकि कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। हाँ, पहली पंक्ति में यदि केंद्र के कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होते, जैसे रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, कृषि मंत्री, तो लोगों को लगता कि कोई भी केंद्रीय मंत्री आगे की पंक्ति में नहीं। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिगत मतभेद को जो सामान्य शिष्टाचार है, प्रोटोकॉल है, उसमें भूल जा रही है, जो बीजेपी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। सत्ता हमेशा किसी के हाथ में नहीं रह सकती लोकतंत्र में। कभी भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष में जाएगी और उस वक्त यदि इनके किसी नेता के साथ अगर ऐसा व्यवहार होगा तो उन्हें कैसा लगेगा, ये उन्हें सोचना चाहिए। दूसरा, उन्होंने परिवारवाद पर फिर अटैक किया। अरे भाई, परिवारवाद का क्या मतलब होता है? वो राहुल गांधी पर अटैक कर रहे हैं। वो राहुल गांधी जिसने देश के उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक की हजारों हजार किलोमीटर की यात्राएं की हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता ऐसे हैं अभी तक जिन्होंने जमीन को जानने का प्रयास किया? परिवारवाद सिर्फ अखिलेश यादव पर, परिवारवाद सिर्फ शरद पवार पर, श्री उद्धव ठाकरे पर? क्या भारतीय जनता पार्टी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को यह नहीं देखना चाहिए कि आज अगर केंद्र में एनडीए सरकार है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है मुख्य रूप से, और माननीय प्रधानमंत्री इस पद पर आसीन हैं, तो क्या परिवारवादी पार्टियों का सहयोग नहीं लिया गया है? चाहे टीडीपी के श्री चंद्रबाबू नायडू हों, जिनके पास 16 सांसद हैं, श्री चिराग पासवान जिनके पास 5 सांसद हैं, श्री एस.डी. कुमारस्वामी जिनके पास 2 सांसद हैं, श्री जयंत चौधरी जिनके पास 2 सांसद हैं, श्रीमती अनुप्रिया पटेल जिनके पास 1 सांसद हैं, श्री अजित पवार जिनके 1 सांसद हैं। इन्हीं की संख्या को अगर देख लिया जाए तो लगभग 30 के आसपास है। अगर यही बाहर हो जाए तो सरकार गिर जाएगी। तो क्या आपका परिवारवाद नहीं है और विपक्ष का परिवारवाद है? मुझे लगता है कि शायद देश की जनता अब इस बात पर हंस रही है कि परिवारवाद की आखिर कौन सी ये परिभाषा है। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार की बात कही कि भ्रष्टाचार खत्म करके रहेंगे। मुझे लगा अन्य देशवासियों की तरह कि क्या भारतीय जनता पार्टी में श्री येदियुरप्पा नहीं है, रेड्डी बंधु नहीं है, श्री हिमंता विश्व शर्मा नहीं है, श्री अजीत पवार नहीं है, श्री शुभेंदु अधिकारी नहीं है, श्री प्रफुल्ल पटेल नहीं है, श्री अशोक चौहान जैसे नेता नहीं हैं,
जो इन सरकार के समर्थक हैं, पीए संगमा साहब नहीं हैं, तो इसके अतिरिक्त भी एक लंबी लिस्ट है। तो क्या आपके पास अगर वो नेता चले जाते हैं, चाहे बीजेपी में शामिल हो जाएं या सहयोगी पार्टी हो जाएं, तो वो भ्रष्टाचार से अलग हो जाते हैं, वो वॉशिंग मशीन से धुल जाते हैं, वो गंगा स्नान कर लेते हैं। लेकिन सारा विपक्ष जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। पूरे देश की जनता अब इस बात को समझ रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सत्ता में रहने वाले सारे लोग एकदम ईमानदार हैं और विपक्ष में रहने वाले जो पार्टियां राज्यों में सत्ता में हैं तो वो उन पर सिर्फ भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा। यह केंद्रीय एजेंसियों को निश्चित तौर पर एकदम न्यूट्रल वे में सभी दलों के नेताओं को देखना चाहिए, क्योंकि जब 95% केसेस सिर्फ विपक्ष के विरुद्ध हैं तो भ्रष्टाचार की भी चर्चा लाल किले की प्राचीर से किया जाना कितना महत्व रखता होगा देशवासियों के समक्ष, ये खुद सोचने की बात है। और सबसे अधिक दुख तो इस बात पर हुआ कि जहां माननीय प्रधानमंत्री जी जब चुनावी भाषण में भाग लेते हैं, रैलियों में भाग लेते हैं, तो शायद उनके भाषण में जितना धार्मिक विभाजन की बातें होती हैं, चाहे मंगलसूत्र ले जाने की बात हो, भैंस को खोल कर ले जाने की बात हो, फ्लैट को छीन लेने की बात हो, मुजरा की बात हो, कपड़े से पहचानने की बात हो, बच्चों की संख्या से पहचानने की बात हो, एक तरफ तो धार्मिक नज़रिए से सब कुछ देखा जाता है वोट की राजनीति के तहत, और दूसरी ओर कहा जाता है सेकुलर सिविल कोड। कोई भी सिविल कोड हो उसमें संशोधन की गुंजाइश है, अगर कोई ऐसी गड़बड़ियां हैं उसको ठीक किया जाए, लेकिन स्टेक होल्डर से ज़रूर बात करनी चाहिए। मैं तो चाहूँगा कि जो सेकुलर सिविल कोड की चर्चा हुई है तो सोचना चाहिए श्री नीतीश कुमार जी को, सोचना चाहिए श्री चंद्रबाबू नायडू जी को कि क्या स्वतंत्रता दिवस पर दिया गया भाषण इस बात को इंगित नहीं करता कि आपकी विचारधारा चाहे जो भी हो, माननीय प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर ही सब कुछ में आगे बढ़ेंगे। क्या स्टेक होल्डर से जो सभी राजनीतिक दल हैं उनसे भी बात की जाए और जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनसे भी बात की जाए, और अगर सेकुलर सिविल कोड की ओर बढ़ना है तो यह नहीं कि आनन फानन में वक्फ बोर्ड वाला की तरह कानून बना के पेश कर दिया जाए और नौबत आ जाए कि उसके लिए जेपीसी बनानी पड़े। जल्दबाजी में किसानों के लिए बिल लाकर कानून बना दिया जाए बिना जो विपक्ष के साथ वार्ता के स्टेक होल्डर जो एक किसान संगठन उनसे बिना बात किए हुए और फिर अचानक वापस ले लिया जाए, यह उचित बात नहीं है। सेकुलर सिविल कोड लाने के पहले हमें खुद सेकुलर होना होगा, सेकुलरिज्म को अपनाना पड़ेगा। यहाँ तो अब हालत ये है कि मध्य प्रदेश सरकार ने आदेश पारित किया है कि 88 किताबें जो आरएसएस विचारकों के द्वारा लिखी गई हैं वो किताबें अब सिलेबस का हिस्सा होंगी, कॉलेज में पढ़ाई जाएगी। मैं पुनः अनुरोध करता हूँ भारतीय जनता पार्टी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से कि देश के हित में यही है, सांसदीय लोकतंत्र के हित में यही है कि विपक्ष को विश्वास में लिया जाए, उनके साथ भी प्रोटोकॉल और शिष्टाचार के तहत संबंध रखा जाए, और जो भी कानून बने जो कोई भी विवाद को पैदा करने वाला है उसमें स्टेक होल्डर्स का विचार जरूर देश के हित में लिया जाए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।